नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह और शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों की। जैसा कि राजस्थान के करौली में हुई सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में बीजेपी ने करौली में न्याय यात्रा करने का ऐलान किया था, जिसे पुलिस ने रोक दिया और इस यात्रा के लिए बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या पहुंचे थे। यात्रा रोकने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। न्याय यात्रा सीएम अशोक गहलोत और उनके सरकार के खिलाफ निकाली जानी थी। यात्रा की शुरुआत से पहले तेजस्वी करौली हिंसा के घायलों से मिले। बता दें कि रामनवमी के मौके पर जुलूस पर पथराव किया गया था, जिसमें बहुत से लोग घायल हो गए थे। 80 से ज्यादा लोगों की संपत्ति को भी नुकसान हुआ था। राजस्थान के करौली में जहां सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, वहां आज बीजेपी न्याय यात्रा निकालना चाहती है और इसके लिए बेंगलुरु से सांसद और बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या भी राजस्थान पहुंच चुके हैं। न्याय यात्रा में तेजस्वी सूर्या के साथ प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया भी मौजूद हैं और पुलिस द्वारा रोके जाने पर तेजस्वी सूर्या का बयान भी सामने आया है। बोले हैं कि ये सरकार की तानाशाही है, क्योंकि जहां उनको रोका गया है वहां धारा 144 भी लागू नहीं है। ये तानाशाही सरकार ने हम सब लोगों को रोका है। जिस जगह पे हम सब लोग हैं, यहाँ 144 लागू नहीं है। उसके बावजूद भी सरकार ने हम सब लोगों के जो संवैधानिक अधिकार है, आंदोलन खड़े करना, करौली जाना, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। ये तानाशाही सरकार हमारा संवैधानिक अधिकार को भी छीन रहे हैं। इसके खिलाफ युवा मोर्चा यकीनन वो फेलियर है राजस्थान की कांग्रेस गवर्नमेंट का, और उनकी नाहिली और नाकारापन से ही वो कम्युनल राइट हुआ, जिसमें एक टारगेटेड वायलेंस मुस्लिम कम्युनिटी पर किया गया है और इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अभी पोलराइजेशन होना आपको लग रहा है बीजेपी कर रही है इसे? तो देखिए, सरकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करें। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि अशोक गहलोत साहब सबक हासिल करेंगे। जो साबिका में जो मुख्यमंत्री थे, तो उस वक्त कुरान करीम को जलाया गया, 10 मुसलमान पुलिस फायरिंग मारे गए, और ऐसा लगता है कि वो माजी में जो हुआ उससे वो सबक हासिल नहीं किए और इन्हीं वजहों से, इन्हीं गलतियों से फसाद होता है और फिरका परस्ती बढ़ती है। जा रहे तेजस्वी सूर्या को पुलिस ने रोका है। जिम्मेदार ठहराया जा रहा है सरकार को और यह भी कहा जा रहा है कि जहां रोका गया, देखिए धारा 144 भी लागू नहीं थी। तो हिंसा प्रभावित करौली जा रहे तेजस्वी सूर्या को राजस्थान पुलिस ने जब रोक लिया, हंगामा शुरू हो गया। न्याय यात्रा निकालना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और यहां करौली में हुई हिंसा के विरोध में यह न्याय यात्रा निकालने की कोशिश देखी जा रही थी। तेजस्वी सूर्या जब राजस्थान पहुंचे ही थे कि अचानक उन्हें रोका गया। तो जैसा कि करौली में सांप्रदायिक हिंसा का मामला सामने आया था और इसके चलते बीजेपी की ओर से न्याय यात्रा निकाली जा रही थी। इसके लिए बेंगलुरु से सांसद और बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या राजस्थान पहुंचे, लेकिन इस यात्रा को फिलहाल रोका गया। अब हंगामे के बीच बीजेपी कार्यकर्ता गहलोत सरकार मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। पुलिस ने उनको रोका हुआ है। कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया है। करौली जाने की कोशिश कर रहे हैं कई बीजेपी कार्यकर्ता, लेकिन उन्हें हिरासत में भी लिया गया है। और इस बीच जब पुलिस ने रोका तेजस्वी सूर्या को, तो तेजस्वी सूर्या का बयान भी सामने आया है। बोले हैं कि सरकार की तानाशाही है, क्योंकि जहां पर उनको रोका गया है वहां पर धारा 144 भी लागू नहीं है। तो आखिर सवाल यह कि जाने क्यों नहीं दिया जा रहा है, और सांप्रदायिक हिंसा का जो मामला सामने आया है, किस तरह से आखिर प्रशासन का कार्य चल रहा था, तो सांप्रदायिक हिंसा का मामला सामने आया। नेशनल कोऑर्डिनेटर नितिन अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। धन्यवाद। नितिन जी, आरोप लग रहे हैं गहलोत सरकार पर, आरोप लग रहे हैं आपकी पार्टी पर। सबसे पहले ये आरोप कि कांग्रेस के
सरकार में इस तरह की हरकतें हो रही हैं, सांप्रदायिक हिंसा को अंजाम दिया जा रहा है। दूसरा ये कि जहां पर तेजस्वी सूर्या को रोका गया वहां पर धारा 144 भी नहीं लागू थी, तो उन्हें आगे क्यों नहीं बढ़ने दिया जा रहा है? देखिए, मैं आपके दोनों सवालों का जवाब देता हूँ। आरोप लगाना तो बहुत आसान है, पर सिर्फ राजस्थान की बात ही क्यों करते हैं आप मध्य प्रदेश देखिए, आप कर्नाटक देखिए, आप पूरे देश का हालत देखिए। जब भारतीय जनता पार्टी को महंगाई जैसे इंपॉर्टेंट मुद्दों से भटकाना होता है, तो उनके लिए सांप्रदायिकता एक सबसे बड़ा हथियार है। राजस्थान, जिस पूर्वी राजस्थान में तेजस्वी सूर्या जाके एक प्रोटेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक ऐसा एरिया है जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की हालत बिल्कुल खराब है, जहां भारतीय जनता पार्टी मुश्किल से कुछ सीटें जीत पाती है। तो पहले ही दिन से भारतीय जनता पार्टी का फोकस था कि कैसे पूर्वी राजस्थान में सांप्रदायिकता हिंसा फैलाई जाए। जब जेपी नड्डा जी पहुंचे और सवाई माधोपुर, उसी दिन वहां पे कोइंसिडेंटली दंगे हो जाना। तो सरकार पे आरोप लगाना बड़ा आसान है, बट असलियत कुछ और है। तो आप असलियत की तरफ देखेंगे तो उस पर सरकार पहले ही दिन से सद्भावना का संदेश मजबूत बिल्कुल करने के लिए ठीक प्रयासरत है। एक विपक्षी दल के नाते देखिए ये एक जिम्मेदारी भी बनती है, और क्या आप सवाल नहीं उठाते हैं जब आपको बड़ा मौका मिलता है? सवाल मेरा सबसे पहले आपसे ये भी इस पर भी गौर करिए कि जहां पर धारा 144 लागू नहीं है वहां पर भी रोका जा रहा है, ये भी आरोप है तेजस्वी सूर्या की तरफ से। जिस जगह पे आप ये देखिए, जिस जगह पे आज से कुछ दिन पहले कुछ सांप्रदायिक हिंसा हुई हो, जहाँ पे वापस ऐसी कुछ सेंसिटिव प्लेस हो, वहां पे ये जाके अपनी गंदी राजनीति करेंगे तो बिल्कुल पकड़ जाएगा। एक बार नहीं 10 बार रुकेंगे, कान खोल के सुन लीजिए। इनको सोचना चाहिए कर्नाटक से, जहाँ पे इनकी सरकार पे आरोप लगे, इनके मंत्री भ्रष्टाचार के घेरे में है, और ये राजस्थान आके अपनी नेतागिरी चमका रहे हैं। तो मेरा मानना है इनको पहले अपने प्रदेश में और बाकी बाहर राजस्थान से चले जाइए। ठीक है, लेकिन अब इस सवाल का भी जवाब दीजिएगा कि आखिर 2 अप्रैल को जो हिंसा हुई है, जो आगजनी हुई है, वो किन कारणों के चलते अचानक से हो गई, जब पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था का हवाला दिया जाता है? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी और जो कुछ अशरारती तत्व है, वो चोरी छुपके, और ये जब नवरात्रे और रमजान वाले दिन उसका मौका उठा के जो इन्होंने अपनी असंप्रदायिकता फैलाने की जो कोशिश करी है, तो उसी का नतीजा है ये। क्या जांच में ये पाया गया है कि जो सांप्रदायिक हिंसा उठी है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही उठी है? भारतीय जनता पार्टी के कई नेता उसके घेरे में है और कईयों को गिरफ्तार किया जा चुका है। भारतीय जनता पार्टी के नेता है राजा राम गुर्जर जी, उनकी धर्मपत्नी है जयपुर की मेयर सौम्य गुर्जर जी, तो उनको भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। तो पहले अपने गिरबान में झांके, उसके बाद दूसरों सवाल पूछे और आरोप प्रत्यारोप का खेल किया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नितिन जी। तो फिलहाल तेजस्वी सूर्या का तो कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना था, ये संवैधानिक हक है। सूर्या ने आगे ये भी लिखा, गहलोत सरकार युवा मोर्चा को रोक कर दिखाया। अब आगे क्या होता है, ये 2 तस्वीरें हैं आपके सामने। एक तरफ है सियासी संग्राम, तो दूसरी तरफ है हिंसा की तस्वीरें। आगजनी की गई, धुआं कितनी दूर तक उठ रहा है, और आप समझ सकते हैं। और जब ये धुआं उठता है तो जाहिर सी बात है राजनीति को तो जरूर प्रभावित करता है, और राजनीति को प्रभावित करता है तो इस तरह से सियासी संग्राम उठता है जो जनता को प्रभावित करता है। तो 2 तस्वीरें आपके सामने जो पूरी तरीके से जनता को प्रभावित कर रही हैं। एक तरफ हुई है सांप्रदायिक हिंसा, अचानक से जब डीजे बज रहा था 2 अप्रैल को, कुछ शरारती तत्व वहां पर आते हैं, अराजक तत्व, और अचानक से वहां पर हिंसा होती है, आगजनी में तब्दील हो जाती है। हालांकि इसे बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि गहलोत सरकार की नाकामी है। और अभी हमारे साथ जैसा कि नेशनल कोऑर्डिनेटर कांग्रेस के नितिन अग्रवाल जी का यह कहना था कि सिर्फ बीजेपी राजस्थान को ही क्यों देख रही है, तमाम अलग अलग जगह की तस्वीरें भी समय समय पर सामने आती है, सवाल उस पर क्यों नहीं होता है?
तो देखिए, न्याय यात्रा से पहले जहां तेजस्वी सूर्या ने पहले ही ट्वीट किया, दौसा में गहलोत सरकार ने भारी पुलिस बल तैनात किया है जिससे बीजेपी की चलो करौली न्याय यात्रा को रोका जा सके। ये भी लिखा गया है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते हैं, ये उनका संवैधानिक हक है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस का ये कहना है कि जहां पर हिंसा हुई है कुछ ही दिन पहले, वहां पर क्यों आखिर प्रदर्शन करने की अनुमति दी जाए? क्या हिंसा को और बढ़ाना चाहते हैं बीजेपी के कार्यकर्ता नेता? ये सवाल भी किया जा रहा है। और करौली सांसद मनोज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। जी मैम, धन्यवाद। मनोज जी, जिस तरह से हिंसा की तस्वीरें सामने आई, आगजनी की तस्वीरें सामने आई, उसके बाद अब ये जो सियासी संग्राम छिड़ा है, यानी कि तेजस्वी सूर्या को बॉर्डर पर ही रोक लिया गया पुलिस फोर्स द्वारा, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कांग्रेस का ये कहना है कि जहां पर प्रदर्शन क्यों होने दिया जाए, जहां पर इतनी ज्यादा हिंसा हुई है, आगजनी की तस्वीरें उठी हैं। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके से युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या जी, युवा मोर्चा और यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जी, मैं और हमारे कुछ चल मैं दोबारा करता हूँ, घर पे दमनकारी नीति की गई थी, हम इसका विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे। आप सभी पत्रकार मैं दोबारा करता हूँ। आज तो मनोज जी से फिलहाल हमारा संपर्क टूट चुका है, उनसे फिर से संपर्क करने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन एक बार फिर से बता देते हैं आपको कि आखिर करौली में हुआ क्या था 2 अप्रैल को, जिसको लेकर इतना ज्यादा सियासी संग्राम बढ़ चुका है। देखिए, राजस्थान के करौली में डीजे पर बजते गानों और नारेबाजी से भड़के लोगों ने पथराव कर दिया था, जिससे हिंसा हुई थी। जानकारी यह भी सामने आई थी कि 2 अप्रैल को ही शाम 4 बजे कलेक्ट्रेट सर्किल में रैली में शामिल करीब 200 बाइकों पर सवार 400 लोग रवाना हुए थे। रैली के आगे पिकअप में डीजे में गाने बज रहे थे, जबकि प्रशासन ने डीजे और लाउड स्पीकर का इस्तेमाल न करने की शर्त पर ही रैली की अनुमति दी थी। तो डीजीपी ने यह भी बताया कि रैली अब जब अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र से गुजर रही थी, तब रैली में शामिल लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी और इसी के बाद आसपास की दुकानों और मकानों में रैली में शामिल लोगों और पुलिस पर भारी पथराव शुरू हो गया। करीब 100 से 150 व्यक्तियों ने लाठी और डंडा लेकर हमला किया है। आगजनी और तोड़फोड़ से दोनों पक्षों के करीब 80 से ज्यादा व्यक्ति की संपत्ति को नुकसान हुआ और इसके बाद इस इलाके में धारा 144 लागू की गई। उधर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां खड्डा थाना क्षेत्र के सालिकापुर मौजा में गंडक नदी से निकली शाखा को छोटी नाव से पार कर रहे 10 मजदूर बुधवार की सुबह यानी कि आज सुबह अचानक डूबने लगे, जहां चीख पुकार मच गई और कुछ ही दूरी पर खेतों में काम कर रहे 2 व्यक्ति उनके बचाव में दौड़े, तब तक ये लोग नदी में गिर गए और डूबने लगे। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से जाल डालकर 3 महिलाओं का शव बरामद कर लिया है, जबकि 7 लोगों को बचा लिया गया है और बताया जा रहा है कि हनुमानगंज थाना क्षेत्र के बोधी छपरा गांव के निवासी मिश्री निषाद का खेत गंडक नदी के उस पार सालिकपुर मौजा के दियारा में है। खेत में गेहूं की फसल बोई गई है और गेहूं की फसल काटने के लिए ये मजदूर नदी पार कर रहे थे और उसी वक्त ये हादसा हो गया। फिलहाल गोताखोरों की मदद से पुलिस और ग्रामीण लापता 3 लोगों को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं और इसके बाद से गांव के लोगों में आक्रोश है और डर का माहौल भी बना हुआ है। श्रीनगर में यह हादसा हो गया है। नाव पलटने से 7 लोगों की जान बच गई है इस हादसे में, लेकिन 3 लोगों की मौत हो गई है।
नाव पलटने से अचानक से हादसा हुआ। इस नाव में मजदूर सवार थे जो कि दूसरी पार जा रहे थे और अचानक से हादसे का शिकार हो गए ये मजदूर। और कुशीनगर डीएम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। जी मैम। हादसा सामने आया है, कुशीनगर में अचानक से नाव पलट गई, 3 लोगों की जान चली गई है। फिलहाल क्या कुछ अब किया जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर? इसमें 10 लोग एक बोट में जा रहे थे जी, जो वहाँ उस तरह कृषि कार्य उनका फसल बोया हुआ था और अचानक नाव पलट गई, जिसमें 3 महिलाएं बोट के नीचे दबने के कारण उनकी मृत्यु हो चुकी है और 7 लोग वहाँ पे वैसे पानी में डूबे थे, उनको बचा लिया गया। क्योंकि ये दैवीय आपदा के अंतर्गत इनको सहायता राशि दी जाएगी जो इनके परिवारजन। बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं कि जिन 7 लोगों की जिंदगी बच गई है उनको उनकी ज़रूरत के अनुसार मदद दी जाए। लेकिन जिन 3 लोगों की मौत हो गई है, फिलहाल उनके परिवार के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? नहीं, उन परिवार के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। उनको 4 लाख रुपए की मुआवजा दी जाएगी जो दैवीय आपदा मद में उनके अंतर्गत। लेकिन देखिए, एक नाव पर 10 लोग सवार थे, जबकि साफ तौर पर देखिए 3 से 4 व्यक्ति सवार हो सकते हैं। तो आखिर ये नियम क्यों नहीं बदल रहे? इस तरह के लोगों पर कार्रवाइयां क्यों नहीं हो रही हैं? ये नाव जो है वहाँ जो मछुआ समुदाय के जो लोग हैं वो अपने उसके लिए यूज करते हैं और तो उसमें लोग इलीगली बैठ के जा रहे हैं कि देखो नाव चलाने का परमिशन तो नहीं है। वहाँ लोगों को आना जाना, अब वहाँ दूसरा कोई गांव भी नहीं है क्योंकि लोग वहाँ पे काली जमीन पड़ती है, बहुत फर्टाइल लैंड है, वहाँ पे फसल बोते हैं और वहाँ खेती करने के उद्देश्य से वहाँ इनफॉर्मली चले जाते हैं क्योंकि नदी का इलाका है और जो हमारे जो मछली पकड़ने के लिए जो बोट यूज करते हैं उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करना अलाउड नहीं है। तो नियम विरुद्ध लोगों को ये लोग लेके जाते हैं, उसकी वजह से हादसा हुआ। अब वहाँ ये सख्त निर्देश दिया गया कि इस प्रकार की जिन्होंने किया उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी और आगे भी इस तरह की कोई अवैध रूप से नाव ना चलाएं, उसके लिए जो संबंधित थाना का इंचार्ज है वो स्पष्ट निर्देश दे दिया गया। बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए और उम्मीद करते हैं इस तरह की बड़ी कार्रवाई की जाए ताकि इस तरह के हादसों को समय रहते रोका जा सके। जो घटना हुआ दुखद है क्योंकि वो नाव उनके ऊपर ही पलट गया, जो बाकी 7 लोगों को बचा लिया गया और ये 3 लोगों को बचा नहीं पाए और आगे इसमें कार्रवाई की जा रही है। सर, मृतक के परिजनों को क्या कुछ मदद जो है वो? ये दैवीय आपदा में कवर होता है तो उसमें जो इनके लिए अनुमन्य है वो पूरा सहायता दी जाएगी। सर, नारायणी नदी में अक्सर देखा जाता है, दियारा इलाका है, यहाँ पे किसान जो है खेती के लिए जाते हैं और कई बार ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं। तो स्टीमर या कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए जिससे किसान जो है पहुँच सके अपने खेतों तक आसानी से, ऐसी घटना ना घटित हो। नहीं, ये बार बार वहाँ तमकुईरा साइड में भी ये प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि नाव चलाने के लिए किसी को परमिशन तो नहीं दे रहे हैं, फिर भी खेती के लिए लोग इधर से उधर जाना, फिर अपने जान को जोखिम में रख के जाते हैं। हम तो ये प्रयास कर रहे हैं कि इनको जागरूक करें, इस तरह की जो असुरक्षित माध्यम से ये लोग ना जाएं क्योंकि उनके आजीविका से जुड़ी है। हम इस पे कुछ प्रस्ताव तैयार करा के भेजेंगे शासन को ताकि इसका कुछ समाधान। और लंबे समय से कांग्रेस में चल रहे अंदरूनी कलह को लेकर भारत सरकार में पूर्व विदेश मंत्री और गांधी परिवार के खास सलमान खुर्शीद से हमारी संवाददाता तोशी मेंदोला ने बात की। सुनिए। मेरे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद जी मौजूद है। खुर्शीद जी, कांग्रेस की अगर हम बात कर रहे हैं, लगातार देख रहे हैं नेता जो है आपकी पार्टी के नेतृत्व पे सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या वक्त आ चुका है एक बड़े बदलाव का? आपकी क्या राय है?
देखिए, ये बड़ी अजीब बात है। कौन सवाल खड़े कर रहा है? जिसने इसी नेतृत्व से और इसी व्यवस्था से सब कुछ पाया है, वो सवाल आज खड़े कर रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ एक विश्वास है कांग्रेस में और कांग्रेस के नेतृत्व में। बहुत कुछ उनको मिल सकता होगा, नहीं मिल पाया। सबको नहीं मिल जाता है, इतनी बड़ी संस्था में सबको तो नहीं मिलता है। वो लोग नहीं आज प्रश्न उठा रहे हैं, वो लोग आज भी नेतृत्व के साथ हैं। हम सब आज भी नेतृत्व के साथ हैं। गए हैं, अलग अलग दो लोग हैं। कोई कहता है G23, मैं कहता हूँ हमको देखिए, हम G1000 हैं, हमारे पास हज़ारों लोग हैं। हम तो हैं पार्टी के साथ, पार्टी के नेतृत्व के साथ, हमें कोई चिंता नहीं है। नहीं, लेकिन मेरा सवाल है कि G23 की हम बात कर रहे हैं तो बड़े बड़े अनुभवी चेहरे हैं उसमें। ऐसा नहीं कि कोई कांग्रेस के कोई कार्यकर्ता ये सवाल खड़े कर रहे हैं। कपिल सिब्बल से लेकर तमाम बड़े बड़े चेहरे हैं। पूर्णकालिक अध्यक्ष की मांग हो रही है। हमने कहा मना कि तारीख तय है, उनसे पूछा था इसको जल्दी कर दें, उन्होंने कहा नहीं, वही तारीख ठीक है, अगस्त की तारीख है, वो तय है और उसमें हम अध्यक्ष तय करेंगे। अगर किसी को एक और चेहरा चाहिए है तो वो उसको चुनकर दिखा दें, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, क्या परेशानी है। 2024 लोकसभा चुनाव है, उसकी तैयारी तो दूर, पार्टी के अंदर अंतर्कलह चल रहा है। ऐसा नहीं है। 2024 पर हमारी नज़र जो है वो 2024 पर है। एक बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव होगा हमारे लिए और इस देश के लिए। अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि आप गांधी परिवार के खास हैं, मैं पूछूं आपसे कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी अध्यक्ष के तौर पर, एक पार्टी में जो लोग बहुत समय से हैं वो एक बात समझते जानते हैं कि प्रियंका जी राहुल जी से आगे नहीं निकलना चाहती हैं। उनको अपने भाई में पूरा विश्वास है, हमें उनमें पूरा विश्वास है। तो जब वो नहीं चाहती, हम नहीं चाहते, तो कौन है जो बैठा बैठा ये बना रहा है, ये एक नई तस्वीर बना रहा है कि उसमें प्रियंका जी होंगी, राहुल जी नहीं होंगे। हम नहीं इसको मानते हैं। भाजपा बांटने की राजनीति करती है, ऐसा मैं नहीं, ऐसा कांग्रेस पार्टी कहती है। उसके बाद भाजपा की जिस तरीके से चुनाव में जीत हुई है 4 राज्यों में, कांग्रेस को फिर क्या दिक्कत हुई? कांग्रेस अपनी बात जनता तक क्यों नहीं पहुंचा पा रही है? जनता का एक निर्णय होता है, बहुत सोच समझ के जनता लेती है। हो सकता है कि हम पूरी तरह से सहमत ना हो जनता के निर्णय से, लेकिन उसे स्वीकार हम करते हैं, उसको हम मानते हैं कि लोकतांत्रिक निर्णय है, तो इसलिए उसका सम्मान करना है, उसे स्वीकार करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जनता निर्णय ले ले तो हम जनता के निर्णय के गुलाम बन जाएं। हमको जनता को समझाना, जनता को सही राह दिखाना, जनता को विश्वास पर लेना। लेकिन जब वो उत्तर प्रदेश की स्थिति को देखते हैं तो वो ये कहते हैं कि यहाँ पर सरकार कांग्रेस नहीं अभी बना सकती है, और अगर बीजेपी की सरकार को हटाना है तो किसी और को ढूंढना होगा। तो कभी वो बसपा को ढूंढ लेते हैं, कभी वो सपा को ढूंढ लेते हैं। इस बार उन्होंने निर्णय किया था कि सपा को भरपूर वोट अपना देकर सपा को जिताएंगे, ये उनका निर्णय था। एक आखिरी सवाल है, आपकी जो किताब आई थी सनराइज ओवर अयोध्या, उस किताब को लेकर बहुत चर्चाएं हुई। आपने उसमें हिंदुत्व की तुलना जिस तरीके से ऐसा बोको हराम से करी है। हम हिंदुत्व विरोधी तो नहीं है, हम तो हिंदू धर्म का सम्मान करते हैं। कौन होगा हिंदुस्तान में जो हिंदू धर्म का सम्मान नहीं करेगा? बंद है। और इसीलिए किताब में ये नहीं लिखा सनसेट ओवर अयोध्या, नहीं लिखा सनराइज ओवर अयोध्या लिखा। अब जो अनपढ़ लोग हैं वो समझ ना पाए तो मैं उसका क्या करूं? और जो हिंदू धर्म का विरोध करता है, उनका विरोध करने का तो मुझे अधिकार है कि नहीं है? जो एक बहुत महान धर्म को बहुत तुच्छ बना देता है, उसका मैं विरोध ना करूं? तो मेरे साथ जुड़े थे पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद जी, जिन्होंने FM न्यूज़ के साथ बातचीत करी है और इस दौरान उन्होंने बेबाकी से हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया है। कैमरा पर्सन निहाल के साथ ओशी मंदोला, नई दिल्ली। और उधर उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बिजली बिल बकाया होने पर यह कार्रवाई देखने को मिली। 60 से ज्यादा स्कूलों का बिजली कनेक्शन काटा गया है। 10,000 से ज्यादा बिजली बकायेदारों की बिजली काटी गई। तो बिजली कटने से गर्मी में सैकड़ों बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। इस तरह की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, लेकिन इसका जो खामियाजा है वो उन बच्चों को भुगतना पड़ रहा है इस गर्मी में, जब कोरोना काल के बाद स्कूल खुले और 60 स्कूलों की बिजली काट दी गई क्योंकि भुगतान बकाया था। लेकिन इसका खामियाजा उन बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। गर्मी में पढ़ने को मजबूर हैं ये बच्चे।
यूपी में योगी सरकार के बनते ही सीएम योगी के मंत्री ताबड़तोड़ निरीक्षण करने में लगे हुए हैं और ऐसे में आज उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डिप्टी सीएम ने चिकित्सा और शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अब तक हुए कार्यों की उपलब्धियां गिनाई और आगे की प्राथमिकताओं की जानकारी दी। और वहीं बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों ने बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब तक यूपी में 12 लाख लाभार्थियों को लाभ दिया जा चुका है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने यह भी बताया कि अब तक 1,80,00,000 कार्ड बनाए जा चुके हैं और अब हर जिले में कोरोना की जांच के लिए बायोसेफ्टी लेवल 2 लेवल लैब है। समझते हुए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना प्रारंभ की, उसके तहत हम उनको आयुष्मान कार्ड जारी करते हैं और इस योजना के तहत अभी तक हम सब जानते हैं कि 1.18 करोड़ पात्र परिवार उत्तर प्रदेश राज्य में हैं जिनको हमें आयुष्मान कार्ड बनाना है। इसके अलावा जो आच्छादित नहीं हो पाए हैं इस योजना में, चूंकि 2011 के जो SECC के आंकड़े हैं उस आधार पर हमने आयुष्मान कार्ड बनाए हैं, लेकिन फिर भी बहुत ढेर सारे गरीब वंचित रह गए हैं, नहीं हो पाए हैं। उसके तहत हम लोगों ने मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना चलाई उत्तर प्रदेश सरकार ने। उसके तहत जो लोग बच गए हैं, जैसे जो अंत्योदय कार्ड धारक थे या हमारे पास श्रम विभाग के अंतर्गत बोर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन में पंजीकृत श्रमिकों को, यानी जो हमारे श्रमिक भाई पंजीकृत है श्रम विभाग में, उन लोगों को भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी की जो जन आरोग्य योजना है उसके तहत जोड़ करके हमने उनको भी आयुष्मान कार्ड जारी करने का काम किया है, यानी इलाज उनको करा रहे हैं। इस प्रकार 1.80 करोड़ आयुष्मान कार्ड अभी तक वितरित किए जा चुके हैं। 1.80 करोड़ आयुष्मान कार्ड वितरित किया जा चुके हैं, जिसके कारण 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज करने की व्यवस्था उन गरीब परिवारों को हमारी केंद्र की सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। इसके अलावा अभी तक 1200 करोड़ रुपए का व्यय हुआ है और लगभग 12 लाख लोगों ने इस योजना से अभी तक लाभ उठाया है। 12 लाख लोगों ने उत्तर प्रदेश राज्य के इस योजना से लाभ उठाया है और इस पर 1200 करोड़ रुपए व्यय हुआ है। इसके अलावा 2949 अस्पताल इसके लिए आबद्ध किए गए हैं। जो सरकारी क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्रों में बेहतर काम कर रहे हैं उनको आबद्धता दी गई है, जहां पर आयुष्मान कार्ड के तहत उनको निःशुल्क इलाज मिलेगा। इसके अलावा हम सब जानते हैं कि कोविड महामारी एक हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। कोविड महामारी के कारण सभी लोग डिस्टर्ब थे, लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य में बेहतर प्रबंधन हुआ है। इस दिशा में जो काम हुए हैं वो विस्तृत रूप से आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे। सभी 75 जनपदों में इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर की स्थापना की गई। इसके अलावा होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों को लगातार हमने टच में बनाए रखा, उनसे हमने फोन से संपर्क किया। इसके अलावा जो हमने निगरानी लगातार की निगरानी समितियों के माध्यम से उनको हमने घर घर दवाइयां पहुंचाई। 75 जनपदों में RT-PCR की जांच हेतु BSL-2 प्रयोगशालाएं की स्थापना की गई, जहां हम सबको याद है उत्तर प्रदेश राज्य में जब कोविड पहली बार आया तो यहां पर इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। अब हमारे पास 75 जनपदों में BSL-2 प्रयोगशालाओं की स्थापना है और इसके अलावा आशा एवं ANM की जो हमारी महिला कर्मचारी थी, उनके माध्यम से घर घर हम लोगों ने उनको मेडिसिन किट कोरोना की उपलब्ध करा करके इस कोरोना महामारी से लड़ने का काम किया। इसके अलावा अब तक हमारे प्रदेश में 10 करोड़ 94 लाख से अधिक हम लोग कोविड टेस्ट कर चुके हैं, जो कि देश में नंबर 1 पर है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।